स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए ना एक ज़रूरी दवा जैसी है। लियो बबूटा की द पावर ऑफ लेस, यानी कम का सामर्थ्य। हम सब महसूस करते हैं ना, चारों तरफ चीज़ें ही चीज़ें हैं, करने को 100 काम, फ़ोन बजता रहता है, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। लेकिन क्या वाकई में वो सुकून है? क्या ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान टिक पाता है? ये किताब यही सिखाती है कि कैसे कम चीज़ों पर फोकस करके आप ज़्यादा ज़रूरी नतीजे हासिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, लियो बबूटा ने खुद इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बदली। स्मोकिंग छोड़ी, मैराथन दौड़े, कर्ज उतारा, सफल ब्लॉगर बने, बहुत कुछ किया। तो चलिए आज ज्ञानोदय पॉडकास्ट की इस खास चर्चा में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सादगी और फोकस हमारी प्रोडक्टिविटी और जिंदगी की क्वालिटी दोनों को बेहतर बना सकते हैं। हम लियो बबूटा के दिए सिद्धांतों और आदतों को सिर्फ जानेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि उदाहरणों के साथ थोड़ा बारीकी से समझें। हमारा मकसद साफ है, लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, इस पर बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसका हल ये किताब देती है। आज की दुनिया जैसे ध्यान भटकाने के लिए ही बनी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जानकारी है, मौके हैं, सब कुछ पहले से ज्यादा, पर ध्यान बटा हुआ है, दिमाग जैसे हर वक्त थका हुआ सा रहता है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही पढ़ा आपने। और यहीं पर लियो बबूटा की जो सोच है वो काफी क्रांतिकारी लगती है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ज्यादा में ही है। हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां माना जाता है ज्यादा मतलब बेहतर। ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा काम, ज्यादा जानकारी, सोशल मीडिया पर ज्यादा कनेक्शन, ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। बबूटा कहते हैं कि ये एक जाल है। अगर हम हर चीज पाने या करने की कोशिश करेंगे तो असल में हम किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, किसी चीज को जी नहीं पाएंगे पूरी तरह। असली ताकत, वो कहते हैं, कम में है। कम में? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कंजूस बन जाओ या सब कुछ छोड़ छाड़ दो, नहीं, बल्कि सोच समझ के चुनो कि क्या वाकई जरूरी है, क्या चीज वाकई मायने रखती है आपके लिए, और फिर अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान बस उन्हीं चुनी हुई चीजों पर लगाओ। और कमाल की बात यह है कि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो कम समय में कम चीजों के साथ भी नतीजे कहीं ज्यादा बेहतर मिलते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर शुरुआत कहाँ से करें, मुश्किल लगता है। किताब का पहला सिद्धांत है सीमाएं तय करना, सेटिंग लिमिट्स। लेकिन सीमाएं तो अक्सर बांधती हैं ना। ये हमें आजाद कैसे कर सकती हैं? ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है शुरू में, लेकिन यही इसकी खूबी है। आप सोचिए, जैसे एक नदी होती है, अगर किनारे ना हो तो वो फैलकर दलदल बन जाती है। सही बात है। लेकिन किनारों के बीच रहकर ही वो तेजी से बहती है और अपने लक्ष्य सागर तक पहुंचती है। सीमाएं भी हमारे जीवन में कुछ वैसा ही काम करती हैं, अनुशासन लाती हैं, दिशा देती हैं। जब कोई सीमा नहीं होती तो हम हर चमकती चीज के पीछे भागते हैं, हर दिशा में थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारते हैं, और नतीजा क्या होता है? थकान और बिखराव। लेकिन जब हम सीमा तय करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने तय किया, मैं दिन में सिर्फ 2 बारी ईमेल चेक करूंगी, सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे। अच्छा, आप उस लगातार ईमेल चेक करने की जो बेचैनी होती है ना, उससे आजाद हो जाते हैं। आपका ध्यान बार बार टूटता नहीं है। या फिर बबूटा का वो फेमस तरीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, MITs। हाँ, आप तय कर लेते हैं कि आज मैं सिर्फ अपने 3 सबसे जरूरी काम पूरे करूंगा, बस 3, बाकी सब बाद में। इससे क्या होता है, आप उन 3 कामों पर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा लगा पाते हैं, वो काम जो सच में आपके बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई लेखक है, उसका लक्ष्य रोज लिखना है, तो सीमा यह हो सकती है कि सुबह के पहले 2 घंटे सिर्फ लिखने के लिए, कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन नहीं, बस लिखना, फोकस के लिए। हाँ, तो ये सीमाएं हमें जो गैर जरूरी चीजों का शोर है ना, उससे बचाकर जरूरी चीजों के लिए स्पेस, टाइम और एनर्जी देती हैं। और हाँ, इससे फैसला लेना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास विकल्प कम होते हैं और ज्यादा स्पष्ट होते हैं। ठीक है, तो सीमाएं तय कर ली। अब ये कैसे पता करें कि उन सीमाओं के अंदर रखना क्या है? प्राथमिकताएं तय करना, सेटिंग प्रायोरिटीज। ये तो और भी मुश्किल लगता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ ही जरूरी है, ऑफिस की डेडलाइन भी है, घर के काम भी है, सेहत का भी ध्यान रखना है। कैसे चुनें कि क्या सबसे जरूरी है? ये उलझन बहुत बहुत आम है। हाँ। और बबूटा इसके लिए एक बहुत ही सरल पर शक्तिशाली तरीका बताते हैं।
हाँ। वो कहते हैं सबसे पहले थोड़ा शांत होकर बैठें और सोचें। हाँ। अपने जीवन के 3 सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखें। सिर्फ 3? हाँ, सिर्फ 3। ये कुछ भी हो सकते हैं। करियर में कुछ पाना, परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना, सेहतमंद रहना, कोई नई स्किल सीखना, कुछ भी। हाँ। अब जब भी कोई नया काम आए, कोई नई जिम्मेदारी या कोई गतिविधि आपके सामने आए, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये मेरे उन टॉप 3 लक्ष्यों में से किसी एक को पाने में सीधे तौर पर, मतलब सार्थक रूप से मदद करती है? अगर जवाब हाँ है, तो ये जरूरी है, ये आपकी प्राथमिकता है। अगर जवाब नहीं है या शायद थोड़ी बहुत, तो वो नॉन एसेंशियल है। उसे या तो मना कर दें या कम महत्व दें, या अगर हो सके तो किसी और को सौंप दें। भले ही वो चीज कितनी भी आकर्षक क्यों ना लग रही हो या कितनी जरूरी क्यों ना बताई जा रही हो। उदाहरण दे सकते हैं इसका कोई? बिल्कुल। मान लीजिए आपका एक मुख्य लक्ष्य है सेहतमंद रहना, तो रोज सुबह 30 मिनट की वॉक या योगा करना एसेंशियल हो गया, क्योंकि ये सीधे आपके लक्ष्य में मदद कर रहा है। लेकिन ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ रोज रोज बाहर जाके जंक फूड खाना, ये आपके स्वास्थ्य लक्ष्य के शायद विपरीत है, तो ये नॉन एसेंशियल हो गया। अच्छा, समझे। इसी तरह जो लोग ज्ञानोदय पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो शायद इस चर्चा को सुनना अपने ज्ञान बढ़ाने या बेहतर जीवन जीने के लक्ष्य के लिए एसेंशियल मान सकते हैं, क्योंकि ये सीधे उनकी मदद कर रहा है। ये बात तो है। अच्छा, प्राथमिकताएं तय भी कर ली, पर फिर भी हम अक्सर ना चाहते हुए भी बहुत सारे वादे कर लेते हैं, कमिटमेंट्स। कोई कुछ मांगता है, कोई मदद चाहता है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, और हम ना नहीं कह पाते। लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, बाद में भले ही खुद तनाव में आ जाए। इससे कैसे बचें? हाँ, ये हाँ कहने की बीमारी, ये बहुत लोगों को होती है। बबूटा इसे मजाक में कमिटमेंट डाइट कहते हैं। कमिटमेंट डाइट? हाँ, जैसे वजन कम करने के लिए कैलोरीज गिनते हैं ना, वैसे ही अपनी एनर्जी और टाइम बचाने के लिए अपनी कमिटमेंट्स गिननी पड़ेंगी। हर नई जिम्मेदारी, हर नए प्रोजेक्ट, हर नए वादे को हाँ कहने से पहले खुद से 2 कड़ी सवाल पूछें। पहला, क्या ये मेरे उन टॉप 3 लक्ष्यों से सीधे जुड़ा है जो हमने अभी तय किए थे? और दूसरा, क्या मेरे पास इसके लिए सच में ईमानदारी से पर्याप्त समय और मानसिक ऊर्जा है, बिना अपने जरूरी कामों या आराम से समझौता किए? ये दूसरा सवाल जरूरी है। और बहुत जरूरी। अगर दोनों सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से हाँ नहीं है, तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखें। ये मुश्किल हो सकता है शुरू में, हमें लगता है लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन बबूटा कहते हैं कि अपनी मानसिक शांति और अपने जरूरी लक्ष्यों की कीमत पर दूसरों को खुश रखना, ये कोई समझदारी नहीं है। उन्होंने खुद ये किया था। अपनी लगभग 90% कमिटमेंट्स, काम के प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग, स्वयं सेवा, यहाँ तक कि कुछ निजी लक्ष्य भी उन्होंने कम कर दिए। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और नतीजा, वो कहते हैं कि जो बाकी 10% चीजें बचीं, उन पर उनका फोकस और उन पर मिलने वाले परिणाम कई गुना बढ़ गए, क्योंकि अब उनकी एनर्जी बिखरी हुई नहीं थी, फोकस्ड थी। वाह! अच्छा, तो कमिटमेंट्स कम हो गई, प्रायोरिटीज पता है, अब बारी है उस काम को करने की। लेकिन आजकल तो सब मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि देखो, मैं एक साथ ईमेल भी लिख रहा हूँ, फोन पर भी बात कर रहा हूँ और प्रेजेंटेशन भी बना रहा हूँ। पर बबूटा तो कहते हैं कि ये एक भ्रम है। क्या वाकई मल्टीटास्किंग इतनी बुरी है? ना सिर्फ बबूटा, बल्कि न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं ना, वो असल में मल्टीटास्किंग है ही नहीं। हमारा दिमाग एक साथ 2 ऐसे कामों पर ध्यान नहीं लगा सकता जिनमें सोच विचार की जरूरत हो। अच्छा, तो फिर क्या होता है? वो असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है, और हर बार स्विच करने में समय और मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। ओह! किसी भी काम में गहराई नहीं आ पाती, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, काम की क्वालिटी गिर जाती है। हम बस ज्यादा व्यस्त दिखते हैं, पर असल में कम हासिल कर पाते हैं। असली प्रोडक्टिविटी और जो बेहतरीन काम होता है ना, वो सिंगल टास्किंग से आता है। सिंगल टास्किंग मतलब एक समय में एक ही काम। बिल्कुल, एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाना। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, आसपास क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं रहता, और काम बस होता जाता है, उसे मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट, हाँ सुना है इसके बारे में। ये वो अवस्था है जहां हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, और इसे पाने के लिए जरूरी है कि हम जानबूझकर डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। काम करते समय फोन को साइलेंट मोड पर रखें, या हो सके तो दूसरे कमरे में रख दें। कंप्यूटर पर गैर जरूरी टैब्स बंद कर दें, ईमेल नोटिफिकेशंस बंद कर दें। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं,
मतलब कैलेंडर में किसी खास काम के लिए एक निश्चित समय ब्लॉक कर दें। जैसे सुबह 10 से 12 बजे तक रिपोर्ट पर काम करना है, तो उस दौरान सिर्फ वही काम करें और कुछ नहीं। ये सब सुनने में तो कमाल का लग रहा है, सिंगल टास्किंग, सीमाएं बनाना, प्राथमिकताएं चुनना। लेकिन इन्हें असलियत में लाने के लिए तो आदतें बनानी पड़ेंगी, और यहीं पर आकर अक्सर गाड़ी अटक जाती है। लोग नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं, रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, रोज 50 पेज किताब पढ़ूंगा, और एक हफ्ते में ही सारी हवा निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए बबूटा आदतों पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। वो 2 सुनहरे नियम बताते हैं। पहला, एक बार में एक आदत, 1 हैबिट एट अ टाइम। हम अक्सर जोश में आकर एक साथ 4-5 नई आदतें शुरू करने की कोशिश करते हैं हाँ, ये होता है। और लगभग हमेशा फेल होते हैं, क्योंकि ये हमारे विल पावर पर, हमारी इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा बोझ डाल देता है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक आदत चुनें जिस पर काम करना है, सिर्फ एक। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, छोटी शुरुआत करें, स्टार्ट स्मॉल। छोटी शुरुआत। हाँ, आदत को इतना छोटा बना दें कि उसे ना करना मुश्किल लगे। अगर मेडिटेशन करना है तो 30 मिनट का लक्ष्य मत रखिए, कौन कर पाता है शुरू में। सिर्फ 2 मिनट से शुरू कीजिए, रोज बस 2 मिनट बैठिए। जब ये बिल्कुल आसान लगने लगे, बच्चों का खेल लगे, तब धीरे धीरे 5 मिनट कीजिए। अगर रोज लिखने की आदत डालनी है तो 1000 शब्द का मत सोचिए, सिर्फ 100 या 200 शब्द लिखने से शुरू करें। सिर्फ 100 शब्द? हाँ, या रोज 5 पुशअप्स करने हैं। लक्ष्य इतना छोटा हो कि आपके दिमाग को कोई बहाना ही ना मिले उसे ना करने का। बुबूटा कहते हैं कि छोटी, लगातार जीतों से ही आत्मविश्वास बनता है और आदतें जड़ पकड़ती हैं। एक बार आदत बन जाए, फिर आप धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। कंसिस्टेंसी इसकी, नॉट इंटेंसिटी। लगातार छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। समझ गई। यानी सिर्फ आदतें ही नहीं, शायद हमें अपने लक्ष्यों को भी सरल रखने की जरूरत है। और जिस माहौल में हम काम करते हैं, जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सरलता, सिंप्लिसिटी, ये बुबूटा के फलसफे का, उनकी सोच का केंद्र है। जटिल लक्ष्य हमें शुरू करने से पहले ही डरा देते हैं। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ये तो ठीक है। पर बबूटा उन्हें और भी सरल बनाने पर जोर देते हैं। लक्ष्य एकदम साफ हो, जैसे सेहतमंद बनूंगा की जगह अगले महीने हर रोज शाम को 20 मिनट टहलने जाऊंगा। कितना स्पेसिफिक है। छोटा हो, हासिल करने लायक हो, आपके बड़े विजन से जुड़ा हो और उसकी एक समय सीमा हो। इसी तरह अपने काम करने के तरीके और साधन भी सरल रखें। क्या आपको वाकई उस नए फैंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप की जरूरत है, या एक साधारण सी नोटबुक और पेन से काम चल सकता है? अक्सर हम टूल्स में ही उलझ जाते हैं। बिल्कुल, हम जटिल सिस्टम्स में उलझ कर रह जाते हैं और काम पीछे छूट जाता है। अपना वर्क स्पेस, चाहे वो ऑफिस की डेस्क हो या घर का कोई कोना हो, उसे साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें। क्योंकि फैला हुआ सामान, मतलब फिजिकल क्लटर, अक्सर दिमाग में उलझन पैदा करता है। मेंटल क्लटर। साफ जगह पर ध्यान बेहतर लगता है, सोच स्पष्ट होती है। ये तो मैंने भी महसूस किया है। और यही बात डिजिटल दुनिया पर भी लागू होती है। अपना इनबॉक्स साफ रखें। जो गैर जरूरी न्यूज़लेटर्स आते हैं उन्हें अनसब्सक्राइब करें। फोन से वो ऐप्स हटा दें जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते या जो सिर्फ आपका समय बर्बाद करती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें, सोच समझ कर करें। सरलता हर जगह। किताब में समय के सही इस्तेमाल और माइंडफुलनेस यानी सजगता, इस पर भी काफी जोर दिया गया है। समय तो जैसे हाथ से फिसलता ही जाता है, और दिमाग वो या तो गुजरे कल में रहता है या आने वाले कल की चिंता में। समय, ये हमारा सबसे कीमती और सीमित संसाधन है। इसे बर्बाद होने से बचाने के लिए बबूटा टाइम ब्लॉकिंग की बात करते हैं। अपने दिन को कामों के लिए निश्चित टाइम स्लॉट्स में बांटना। डीप वर्क की बात करते हैं, बिना भटकाव के गहरे फोकस से काम करना। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये पहचानना कि हमारा समय जा कहाँ रहा है। क्या हम घंटों सोशल मीडिया पर यूं ही स्क्रॉल कर रहे हैं बिना किसी मतलब के? क्या हम ऐसी मीटिंग्स में बैठे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता? इन टाइम सिंक को पहचान कर उन्हें कम करना जरूरी है। टाइम सिंक मतलब जो समय खा जाते हैं। हाँ, और यहीं पर माइंडफुलनेस या सजगता बहुत काम आती है। सजगता का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना, जो भी कर रहे हैं उसी में, बिना किसी जजमेंट के। जब हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। उसका स्वाद कैसा है, खुशबू कैसी है, टेक्सचर कैसा है। जब चल रहे हैं तो अपने कदमों पर, आसपास के माहौल पर ध्यान दें।
इसका अभ्यास रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाकर भी किया जा सकता है। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। सजगता न सिर्फ तनाव कम करती है, बल्कि ये हमारे फोकस को ट्रेन करती है। जब हम वर्तमान में रहना सीखते हैं तो हम अपने काम पर भी ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं और जिंदगी के छोटे छोटे पलों का भी ज्यादा आनंद ले पाते हैं। ये सारे सिद्धांत, सीमाएं, प्राथमिकताएं, सिंगल टास्किंग, छोटी आदतें, सरलता, सजगता, ये सुनने में वाकई बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं। लेकिन ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोता इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या कोई सीधा सा एक्शन प्लान है जिसे आज से ही अपनाया जा सके? हाँ, बिल्कुल। बबूटा की यही खूबी है कि वो जटिल विचारों को बहुत ही सरल, करने योग्य कदमों में तोड़ देते हैं। उनका एक्शन प्लान कुछ इस तरह है और इसे कोई भी अपना सकता है। पहला कदम, अपने लक्ष्य पहचानें। शांत बैठकर सोचें और अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखें। ये आपके लिए दिशा सूचक का काम करेंगे। ठीक है, 3 लक्ष्य। दूसरा, हर दिन सिर्फ 3 MITs चुनें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। दिन की शुरुआत में उन 3 सबसे जरूरी कामों को चुनें जो आपको उन लक्ष्यों के करीब ले जाएंगे। लिस्ट लंबी ना बनाएं, सिर्फ 3, और कोशिश करें कि इन्हें दिन के पहले हिस्से में ही पूरा कर लें, जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। सिर्फ 3 काम और सुबह ही? हाँ। तीसरा, एक बार में एक छोटी आदत, कोई एक नई आदत चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं, जैसे रोज 5 मिनट पढ़ना या रोज 1 गिलास ज्यादा पानी पीना। इसे बेहद छोटा रखें और जब तक ये पक्की ना हो जाए, कम से कम 1 महीना दें, तब तक कोई दूसरी नई आदत शुरू ना करें। एक बार में एक और बहुत छोटी। चौथा, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। जब आप अपने MITs पर काम कर रहे हों या किसी भी काम पे फोकस करना चाहते हो, तो सारे भटकावों को हटा दें। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, ईमेल बंद, हो सके तो दरवाजा बंद। अपने फोकस की रक्षा करें। फोकस की रक्षा, ये जरूरी है। और 5वां, हफ्ते में समीक्षा करें। हर हफ्ते थोड़ा समय निकालें, देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। क्या आप अपने MITs पूरे कर पा रहे हैं? क्या नई आदत बन रही है? कहाँ मुश्किल आ रही है? जरूरत के हिसाब से अपने प्लान में छोटे मोटे बदलाव करें। ये 5 कदम सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन इन्हें लगातार करने से जिंदगी में वाकई बड़ा फर्क आ सकता है। और ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। आप इन्हें अपनी सेहत सुधारने में लगा सकते हैं, छोटी रोजाना आदतें बनाकर, रिश्ते बेहतर बनाने में, क्वालिटी टाइम को प्राथमिकता देकर, या कुछ नया सीखने में रोज थोड़ा समय समर्पित करके। जीवन के हर पहलू में ये काम आते हैं। तो आज ज्ञानोदय पॉडकास्ट की इस गहरी पड़ताल में हमने लियो बबूटा की किताब द पावर ऑफ लेस के जरिए समझा कि कैसे कम पर ध्यान केंद्रित करके हम असल में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा शांति, ज्यादा संतुष्टि। सीमाएं तय करना, प्राथमिकताएं चुनना, एक समय में एक काम करना, छोटी शुरुआत करना, चीजों को सरल रखना और वर्तमान में जीना। ये वो सिद्धांत हैं जो हमें आज की शोर शराबे वाली दुनिया में अपना रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। कम का सामर्थ्य हमें उस अनावश्यक बोझ, उस तनाव और बिखराव से मुक्त करता है जिसे हमने शायद सामान्य मान लिया है। ये उन चीजों के लिए जगह और ऊर्जा बनाता है जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं। हमारे लक्ष्य, हमारे रिश्ते, हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत। ये सिर्फ काम निपटाने की कोई तरकीब नहीं है, ये एक सार्थक और संतोषजनक जीवन जीने का नजरिया है। और अब ज्ञानोदय पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए एक विचार। अगर आज कोई अपनी जिंदगी से सिर्फ एक गैर जरूरी चीज हटा दे, वो कोई सामान हो सकता है, कोई फिजूल की आदत हो सकती है, या कोई ऐसी कमिटमेंट जो उनके लक्ष्यों में मदद नहीं करती, तो उस खाली हुई जगह और बचे हुए समय का इस्तेमाल किस सबसे महत्वपूर्ण काम, रिश्ते या अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ज्ञानोदय पॉडकास्ट का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस चर्चा का कौन सा हिस्सा या कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा उपयोगी लगा, या किस बात ने आपको सोचने पे मजबूर किया है। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगली गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। धन्यवाद।